नमस्ते डियर हीलिंग एंजल्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। सो लास्ट क्लास में हमने एबनॉर्मल लेबर का फर्स्ट वीडियो देखा था जो था प्री टर्म लेबर। आई होप आप सब लोग ने वो वीडियो देखा होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और नोट्स लिख लें ताकि ये आपके एग्जाम में नोट्स बनाने के लिए काम में आए। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़ा माल प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। ओके, सो पहले तो देख लेते हैं कि माल प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन मीन्स वो होता है जो फर्स्ट पार्ट जो बेबी का लोअर सेगमेंट में एंगेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। सिफेलिक बोलते हैं हम लोग हेड को। अगर हेड प्रेजेंटेशन है तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिफेलिक। और अगर हेड की जगह पर कोई और पार्ट है वो अगर एंगेज करता है लोअर सेगमेंट में तो हम उसको बोलते हैं माल प्रेजेंटेशन। अब ये जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है ये सबसे बड़ा माल प्रेजेंटेशन है क्योंकि ये पूरा उल्टा होता है। यूजुअली बेबी का हेड है वो नीचे आना चाहिए, बट ऐसे कंडीशन में बेबी का लोअर पार्ट है, या तो बटक है या तो फीट है या तो हील है, नी है, अगर ये सब चीज़ें लोअर सेगमेंट को एंगेज करती है तो ये होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, ब्रीच प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन मैंने जैसे बोला है एक मेजर माल प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, मेजर माल प्रेजेंटेशन होता है। अभी ये क्या कर रहा है, इसमें फीटस का बटक, जैसे मैंने बोला फीटस का फीट, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, फर्स्ट। अब इसमें हम देख लेते हैं लाई क्या है। तो लाई मैंने पहले ही बताया है, मैं आपको लिंक भी इसमें शेयर कर दूंगी। तो लाई क्या होता है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ बेबी का रिलेशनशिप। तो ये मेरा लॉन्ग एक्सिस है, बेबी का भी लॉन्ग एक्सिस यही होगा। तो अगर मदर का लॉन्ग एक्सिस और बेबी का लॉन्ग एक्सिस एक ही जैसा है, एक ही पैरेलल है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अब बेबी का हेड ऊपर हो या बेबी का हेड नीचे हो, दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये लाई लॉन्गिट्यूडिनल होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या है पता ही है आपको, बटक, फीट या फिर हील, तो हम उसी को बोलते हैं पोडैलिक प्रेजेंटेशन। ओके, देन नेक्स्ट है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर मैंने पहले ही बताया हुआ है, मेरे शॉर्ट्स हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। डिनोमिनेटर होता है बोनी प्रोमिनेंस, जो फर्स्ट फील होता है हमको वजाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा सैक्रम, क्योंकि बेबी का बटक है, या तो हील हो सकता है या तो नी हो सकता है। ठीक है, देन पोजीशन क्या होगा, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर प्रेजेंटेशन है जो ब्रीच का नॉर्मल प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, देन प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट है इसमें बटक या फिर फीट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, अब इंसिडेंस क्या है। ठीक है, इंसिडेंस कितना होता है, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है वो अर्ली प्रेगनेंसी में कॉमन होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में कॉमन मतलब क्या, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर का स्टार्टिंग होता है तो ऐसे कंडीशन में बेबी कोई भी पोजीशन में हो सकता है क्योंकि बेबी घूम रहा होता है यूट्रस में। ठीक है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन होता है, मैक्सिमम वुमेन को ब्रीच प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। ठीक है, बट क्या होता है, जैसे ही 30 to 36 वीक्स होता है, बेबी का साइज है वो बड़ा होता है और हम थर्ड ट्राइमेस्टर का जो मिड एज होता है वैसे कंडीशन में बेबी क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली टर्न कर लेता है, क्योंकि हेड का जो वेट होता है वो बॉडी के वेट से ज़्यादा होता है और बेबी है वो टर्न करने लग जाता है, टर्न कर लेता है यूजुअली। ठीक है, बट 3 to 4% जो बेबीज़ हैं, सिंगल टर्न बेबीज़ हैं, वो टर्न नहीं कर पाते हैं। तो इंसिडेंस आप देख सकते हैं कि 3 to 4% इसका इंसिडेंस रेट होगा। देन देख लेते हैं कॉजेस क्या क्या है। तो इसमें हम दो तरह से कॉज देखेंगे, एक तो है मैटरनल फैक्टर और दूसरा है फीटल फैक्टर। ठीक है, तो मैटरनल फैक्टर में देखते हैं मल्टीपैरिटी। तो मल्टीपैरिटी क्या होता है, एक से ज़्यादा बच्चे होना, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यूट्रस है और एब्डोमिनल वॉल है वो बहुत लैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, या ये बोलो कि लूज हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बेबी है वो उसको रोटेट होने के लिए इनफ स्पेस मिल जाता है। यूटराइन एनोमलीज, अब यूटराइन एनोमलीज में क्या होता है कि यूट्रस है वो कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होता है, यूट्रस का शेप में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं यूटराइन एनोमली। तो उस कंडीशन में भी बेबी है वो क्या, जिधर पे ज़्यादा स्पेस मिलेगा वहाँ पर वो टर्न कर लेगा।
देन फाइब्रॉइड्स होते हैं, अगर बड़ा फाइब्रॉइड है यूट्रस में तो वो भी बेबी के प्रेजेंटेशन में इफेक्ट कर सकता है। देन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब ये होता है कि जो पेल्विस है वो इनफ साइज का नहीं है, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। देन प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया है वो लोअर सेगमेंट में प्लेसेंटा है वो अटैच हो जाता है और वो स्पेस ले लेता है लोअर सेगमेंट को, उसकी वजह से भी क्या ब्रीच प्रेजेंटेशन होने के चांसेस हैं। देन फीटल फैक्टर देख लेते हैं, प्री मैच्योरिटी, क्योंकि बेबी का वेट कम है तो वो टर्न होने के पहले ही डिलीवर हो गया। मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो ट्विन है या ट्रिपलेट है या क्वाड्रिप्लेट है तो उसमें क्या होता है कि बेबी एक ही जगह पे सबका सर एक साथ ही नहीं हो सकता, इसीलिए वो एक ऊपर एक नीचे या फिर अलग अलग पोजीशन में देखे जाते हैं। देन कॉन्जेनाइटल फीटल एनामलीज में है एनेंसेफेली या तो फिर हाइड्रोकेफेलस। तो इसमें क्या होता है कि एनेंकेफेली में बेबी का जो हेड है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है और हाइड्रोसेफेलस में होता है वो बहुत बड़ा हेड होता है बेबी का, क्योंकि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी ब्रीच प्रेजेंटेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर फीटल का कुछ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है तो वो भी इफेक्ट करेगा प्रेजेंटेशन को। ठीक है, तो ये हो गया कॉजेस। देन नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स क्या क्या है। तो फिर मैंने इसको बहुत बढ़िया से पिक्चर में बताया हुआ है, आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। तो फर्स्ट है फ्रैंक ब्रीच, जिसमें हिप्स क्या हो रहा है, हिप्स है वो फ्लेक्स्ड है, नी है वो एक्सटेंडेड है और इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, लोअर सेगमेंट में क्या है, बटक है। ठीक है, तो बटक होगा और ये सबसे ज़्यादा है 50 to 70% ये इसका इंसिडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट ब्रीच। अब इसमें क्या है, फ्लेक्स्ड है, तो हिप क्या है, फ्लेक्स्ड है, नी भी फ्लेक्स्ड है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, एक बटक भी नीचे है और इसका लेग भी नीचे है। ठीक है, फीट भी नीचे है, इसका रेट है 5 to 10%। देन फुटलिंग ब्रीच है, फुटलिंग ब्रीच नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, दोनों ही फीट है वो लोअर सेगमेंट में दिखेंगे। ठीक है, अभी इसमें एक हिप या दोनों हिप कोई सा भी एक्सटेंडेड हो सकता है। ठीक है, देन है नीलिंग प्रेजेंटेशन। नीलिंग प्रेजेंटेशन में समझ में आ रहा है कि बेबी है वो नील डाउन के पोजीशन में बैठा रहता है और उसका प्रेजेंटेशन होगा नी, और ये बहुत ही रेयर कंडीशन है कि नीलिंग प्रेजेंटेशन देखा जाता है। तो मोस्टली है फ्रैंक ब्रीच आपका देखा जाता है जिसमें बेबी है वो दोनों पैर उसका ऊपर है और दोनों हाथ भी ऊपर है। ठीक है, और कंप्लीट ब्रीच में वो जैसे लेग को फोल्ड करके हम बैठते हैं, पालथी मारकर बैठते हैं, वैसा बैठा रहेगा बेबी। देन फुटलिंग ब्रीच में क्या होगा, फुटलिंग ब्रीच में उसके दोनों जो लेग हैं या एक लेग है वो बाहर आते हुए दिखाई देगा और नीलिंग में बेबी नील डाउन करके जैसा बैठा हुआ है वैसे ही दिखाई देगा, ये रेयर है। ठीक है, देन अभी देख लेते हैं ओवरऑल मोस्ट कॉमन क्या है। तो ओवरऑल मोस्ट कॉमन है फ्रैंक ब्रीच, जैसे बोला है कि 50 to 70% फ्रैंक ब्रीच ही होता है। और फुटलिंग और नीलिंग है वो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन के लिए, मतलब उसमें हम लेबर ट्राई नहीं करते हैं। और कॉर्ड प्रोलैप्स होने का चांसेस भी किस में रहता है, नीलिंग और फुटलिंग में। ठीक है, देन नॉर्मल ब्रीच जो है उसमें हेड है वो फ्लेक्स्ड होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्रीच में क्या होता है, हेड है वो फ्लेक्स्ड होता है और चिन कहाँ होता है, चिन होता है टुवर्ड्स द चेस्ट। बट एक ऐसा कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टार गेजर। स्टार गेजर ब्रीच जिसको बोलते हैं, उसमें बेबी है वो क्या करता है, ऊपर स्टार को देख रहा हो, स्टार को देख रहा हो ऐसा पोजीशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार गेजर। तो उसमें क्या होता है, बेबी है वो लुकिंग एट द स्टार। ठीक है, तो हेड क्या होता है, हाइपर एक्सटेंडेड। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, हेड है वो हाइपर एक्सटेंडेड होता है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टार गेजर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ देगा स्टार गेजर क्या है, स्टार गेजर प्रेजेंटेशन क्या है, तो आपको बताना है कि हाइपर एक्सटेंडेड हेड जो होता है बेबी का ब्रीच प्रेजेंटेशन में, उसको हम बोलते हैं स्टार गेजर। ओके, देन डायग्नोसिस। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो सबसे पहले तो हम लोग को लियोपोल्ड मैनुअर से ही पता चल जाएगा। अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके देखते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके देखें तो लियोपोल्ड मैनुअर करेंगे, उसमें फंडल ग्रिप जो देखेंगे, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो फंडल ग्रिप कैसे करते हैं। तो फंडल ग्रिप में क्या हो रहा है, हेड है वो हमको फील हो रहा है कहाँ पर, ऊपर फील हो रहा है। ठीक है, तो बैलोटेबल फीटल हेड फेल्ट इन द फंडस, फंडस में फील होगा। जब हम नीचे देखेंगे पेल्विक ग्रिप करके देखेंगे
तो क्या होगा, पेल्विक ग्रिप में बेबी का बटक फील होगा, ठीक है, इरेगुलर सॉफ्ट और ब्रॉड स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, ठीक है। और हार्ट साउंड कहाँ पे सुनाई देगा, अबाउ द अम्बिलिकस सुनाई देगा, ठीक है, मैटरनल अबाउ द अम्बिलिकस सुनाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से करेंगे। अभी अल्ट्रासोनोग्राफी से कैसे करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी तो कंफर्म ही कर देगा कि ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है करके, वो सब कुछ बता देगा, टाइप ऑफ ब्रीच कौन सा है, फीटल हेड एटीट्यूड कैसा है, फीटल का ग्रोथ कैसा है, कोई एनामलीज है क्या, प्लेसेंटा का लोकेशन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है बेबी का हेड है वो ऊपर की तरफ है अल्ट्रासोनोग्राफी में, ठीक है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन में। तो वजाइनल एग्जामिनेशन में क्या होगा कि सैक्रम है वो हमको पहले फील होगा, उसकी कुछ स्टिल ट्यूबरोसिटी फील हो सकते हैं, एनस फील हो सकता है, जेनाइटेलिया फील हो सकता है, फीट फील हो सकता है, कोई भी जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है वो वहाँ पे फील हो सकता है, ठीक है। ये हम करते हैं लीवर के टाइम पर। देन पोजीशन ऑफ ब्रीच क्या क्या है, तो पोजीशन ऑफ ब्रीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे पोजीशन देखा जाएगा। तो इसमें है LSA, ये सब सैक्रो एंटीरियर और सैक्रो पोस्टीरियर और लेफ्ट और राइट है, ठीक है। तो ये जो भी लिखा है LSA, S मतलब होता है सैक्रो, A मतलब होता है एंटीरियर, L मतलब होता है लेफ्ट, R मतलब होता है राइट। तो यहाँ पे आप वैसे ही, तो आपको पोजीशन देखने के लिए, चाहे ब्रीच का हो या केफेलिक प्रेजेंटेशन हो, कोई भी प्रेजेंटेशन हो, उसको देखने के लिए हमको वजाइनल एग्जामिनेशन ही करना पड़ता है, ठीक है। अभी आप देखिए कि ये है एक वुमेन है, वो लिथोटॉमी में लाई डाउन है, ठीक है, लिथोटॉमी में लेटी हुई है। तो अगर कोई वुमेन लिथोटॉमी में है तो हम उसके सामने खड़े होंगे, है ना, तो वो हमारे ऑपोजिट होगी, तो हमारा लेफ्ट क्या होगा, उनका राइट होगा, उनका राइट क्या होगा, हमारा लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट है वो मदर का लेफ्ट और राइट है, समझ में आ रहा है, लेफ्ट और राइट है वो मदर का लेफ्ट राइट है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और बुक में भी ऐसे कंफ्यूजिंग पिक्चर्स होते हैं जो समझ में नहीं आते। तो आपको याद रखना है कि बेबी का कौन सा पार्ट मदर के राइट में है या मदर के लेफ्ट में है, ठीक है। अब एंटीरियर मतलब मदर का जो एंटीरियर पार्ट है वो ऊपर की तरफ है और मदर का पोस्टीरियर पार्ट है, क्योंकि वो लेटी हुई है ना, तो उसके पीठ के बल में लेटी हुई है, तो पीठ की तरफ क्या होता है, पोस्टीरियर होता है, और पेट की तरफ क्या होता है, एंटीरियर होता है। तो जो भी एंटीरियर है वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि मदर अभी सुपाइन या लिथोटमी में है जब, तो और अगर पोस्टीरियर है, पीठ की तरफ वाला पार्ट है वो नीचे होगा, वो पोस्टीरियर होगा, ठीक है। तो अब ये देखना है कि सैक्रम, तो सैक्रम है वो कहाँ पर दिखाई देगा, हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो 3 पार्ट है वो लेफ्ट साइड है और 3 पार्ट है वो राइट साइड है और 2 पार्ट है वो डायरेक्ट है, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि अगर सैक्रम, मदर का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये मदर का लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज ये मदर का लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बटक प्रेजेंटेशन है। अगर वही हेड प्रेजेंटेशन होता या केफेलिक प्रेजेंटेशन होता तो क्या होता, यहाँ पर ऑक्सीपुट होता, ठीक है, ऑक्सीपुट रहता। तो अभी हमको क्या देखना है कि सैक्रम कहाँ पर है, एंटीरियर है। तो अगर लेफ्ट साइड मदर के सैक्रम और एंटीरियर ऊपर की तरफ है तो हमको क्या बोलना है, लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर, ठीक है। अब इस तरफ है तो हमको क्या बोलना है, क्योंकि ये राइट हो गया तो ये क्या हो गया, राइट सैक्रो एंटीरियर, ठीक है। अब ये हो गया ट्रांसवर्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट सैक्रो ट्रांसवर्स, और ये हो गया राइट सैक्रो ट्रांसवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, लेफ्ट पोस्टीरियर है, लेफ्ट साइड है बट पोस्टीरियर है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट सैक्रो पोस्टीरियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट सैक्रो पोस्टीरियर। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, तो ये सैक्रो एंटीरियर हो गया। देन ये लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर हो गया, ये राइट सैक्रो एंटीरियर हो गया, ये लेफ्ट सैक्रो ट्रांसवर्स हो गया, ये लेफ्ट सैक्रो पोस्टीरियर हो गया, और ये राइट सैक्रो ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा पोजीशंस देखते हैं। सिमिलरली आपका हेड प्रेजेंटेशन में यहाँ पर जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ वहाँ पर ओ हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीपुट को डिनोट करता है। समझ में आ गया। तो ये है आपके ब्रीच के प्रेजेंटेशंस, ठीक है। मोस्ट कॉमन है वो लेफ्ट सैक्रो एंटीरियर है, ठीक है। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो पहले तो ब्रीच को प्रेजेंटेशन को कंफर्म करना है, कौन से जेस्टेशनल एज में है,
वो देखना है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में मैंने बताया है कि सबका ब्रीच रहता है। देन फीटल ग्रोथ या एनामली स्कैन करना है, प्लेसेंटा का लोकेशन चेक करना है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल चेक करना है और फीटल का एटीट्यूड चेक करना है, ठीक है। देन एक चीज होती है एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि रोटेट करते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं बेबी का हेड ऊपर है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऊपर से एब्डोमेन के ऊपर से ही रोटेट करके उसको हम टर्न करने की कोशिश करते हैं और नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है जहाँ पे मैनुअली रोटेट करते हैं फीटस को और उसको केफेलिक प्रेजेंटेशन में लाने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। ये कब करते हैं हम लोग, बेस्ट टाइम है 37 वीक्स, क्योंकि अगर फिर हमने पहले कर दिया तो फिर से रोटेट हो जाएगा। तो हम डिलीवरी के जस्ट पहले एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन करने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। बट इसके लिए एक कंडीशन है कि जहाँ पर फीटल मॉनिटरिंग बहुत अच्छा हो सके और कोई भी इमरजेंसी, मतलब ऐसे हॉस्पिटल में करना है जहाँ पर फीटल और मैटरनल दोनों के लिए इमरजेंसी सर्विसेज हो। अगर सिजेरियन सेक्शन करना है तो इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के लिए भी आपका पूरा का पूरा सेट रेडी होना चाहिए। एक ऐसा एनवायरनमेंट है या एक ऐसा सेटिंग होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पर मदर और बेबी को अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो बचाया जा सके। देन इसका प्रोसीजर कैसा करते हैं, तो प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, कंफर्म करना है कि ब्रीच है कि नहीं करके। देन सब कुछ फीटल प्रेजेंटेशन, पोजीशन, फीटल हेड, प्लेसेंटल लोकेशन, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, फीटल एनामली और वेट, सब कुछ चेक करना है। और एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन का एक रूल है कि हम ऐसे कंडीशन जहां पर आपका वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, कभी भी हम उस एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन में इंक्लूड नहीं कर। क्यों कर रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम चाह रहे हैं कि बेबी नॉर्मली डिलीवर हो जाए। बट अगर ऐसा है जहां पर बेबी को नॉर्मल डिलीवर होना ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन कुछ कुछ होते हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगी। ऐसे कंडीशन जहां पे वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, वैसे कंडीशन में हम एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितने भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है वजाइनल बर्थ के लिए, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है केफेलिक वर्जन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूड कर देना, नहीं करना है। देन सीटीजी परफॉर्म करना है, कार्डियोटोकोग्राफी, ताकि मदर का भी स्टेटस और बेबी का हार्ट रेट मॉनिटर कर सके। देन अगर मदर का जो RH ब्लड ग्रुप है वो चेक करके रखना है। ऐसी सेटिंग में करना है जहाँ पर इमरजेंसी कंडीशन मैनेज कर सके। ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए बोलना है और उसको सुपाइन, स्लाइटली लैटरल लाई डाउन होने के लिए बोलना है, ठीक है। देन टोकोलाइटिक देना है। टोकोलाइटिक मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था, जो ड्रग कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है उसको बोलते हैं टोकोलाइटिक ड्रग्स। तो उसमें हमको चूज़ करना है टर्ब्यूटालिन, अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है किसी मदर में तो, और वो यूट्रस को रिलैक्स कर देगा तो एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन करने के लिए ईजी हो जाएगा। प्रोसीजर में देखिए इनिशिएट कैसे करना है, तो ब्रीच को थोड़ा लिफ्ट करना है अपवर्ड, देन बटक को थोड़ा मूव करना है फंडस की तरफ, और हेड को नीचे करना है पेल्विस की तरफ, और फीटस को थोड़ा थोड़ा करके रोटेट करते जाना है। और अगर ये फेल होता है तो फिर से एक बार ट्राई करना है। अगर केफेलिक हम लोग सक्सेस हो जाते हैं अगर एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन में, तो अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखना है कि परफेक्ट हुआ है कि नहीं। और अगर कोई भी ऐसा कंडीशन होता है जिसमें मदर को पेन हो रहा होगा, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में जा रहा होगा, वजाइनल ब्लीड हो रहा होगा और मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गया, ऐसे किसी भी कंडीशन में हमको फोर्सफुली एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन नहीं करना है, इमीडिएटली स्टॉप कर देना है प्रोसीजर, ठीक है। देन आफ्टर द प्रोसीजर क्या करना है, हार्ट रेट मॉनिटर करना है, मदर और दोनों का क्लिनिकल कंडीशन मॉनिटर करना है, अल्ट्रासोनोग्राफी रिपीट करना है। मदर के लिए देखना है कोई वजाइनल ब्लीडिंग है क्या, कॉन्ट्रैक्शन है क्या, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है क्या, एब्डोमिनल पेन, फीटल हार्ट रेट, एनी एबनॉर्मलिटी कुछ भी है उसके लिए देखना है। और अगर कोई RH नेगेटिव मदर है तो उसको एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। और इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन करना है, उसको एडमिट कर देना है पेशेंट को, ठीक है। देन मोड ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए ब्रीच प्रेजेंटेशन में, तो इसका प्रिफर्ड मोड है वो तो सिजेरियन सेक्शन ही है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको डिलीवर करना। और अगर प्रॉपर स्टाफ नहीं हो या एक्सपर्ट गायनिकोलॉजिस्ट नहीं हो ब्रीच प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए या इमरजेंसी हैंडल करने के लिए, तो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जा सकता है। इसीलिए सिजेरियन सेक्शन है, इसका प्रिफर्ड मोड ऑफ डिलीवरी है। बट ऐसा नहीं है कि वजाइनल हो नहीं सकता, वजाइनल भी हो सकता है। आगे हम डिस्कस करते हैं कौन से कंडीशन में हम वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन, तो कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें हमको वजाइनल डिलीवरी ट्राई भी नहीं करना है, समझ में आ रहा है।
तो वो है फुटलिंग ब्रीच, और नीलिंग ब्रीच में बिल्कुल नहीं करना है, ट्राई ही नहीं करना है। देन स्टार गेजर, मैंने जो बताया कि बेबी है वो स्टार की तरफ देख रहा है, अपवर्ड देख रहा है, हाइपर एक्सटेंडेड हेड है, तो ऐसे कंडीशन में नहीं करना है। बहुत बड़ा फीटस है, मैक्रोसोमिया है, तो भी नहीं, और बहुत छोटा फीटस है और उसका हेड सॉफ्ट है, तो उसका हेड कॉम्प्रेशन होने का चांसेस है, इसीलिए हम उसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं। और अगर कोई फीटल है, डेथ है या फीटल रेस्ट्रिक्शन है, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, तो उसमें भी हम नहीं करेंगे। और जिसमें भी वजाइनल बर्थ पॉसिबल नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, ऐसे कंडीशन में जो पेल्विस का साइज है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो गया, ऐसे कंडीशन में हमको कभी भी नॉर्मल के लिए ट्राई नहीं करना है, सिजेरियन के लिए डायरेक्ट पोस्ट कर देना है। देन सिजेरियन सेक्शन विद प्रीवियस ब्रीच, मतलब पहले की प्रेगनेंसी में भी उसको ब्रीच हुआ था और उसकी वजह से उसको सिजेरियन सेक्शन हुआ है, और इस प्रेगनेंसी में भी उसको ब्रीच है, तो हमको नॉर्मल के लिए ट्राई भी नहीं करना है, डायरेक्ट उसको सिजेरियन करना है। देन कोई इनएक्सपीरियंस्ड है वहाँ पर, अच्छा एक्सपीरियंस वाला पर्सन नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो हमको कभी भी ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए नॉर्मल या वजाइनल डिलीवरी ट्राई नहीं करना, ठीक है। अभी जो ब्रीच प्रेजेंटेशन का वजाइनल डिलीवरी होता है उसको हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं कहते हैं, उसको हम बोलते हैं असिस्टेड वजाइनल ब्रीच डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले तो ब्रीच प्रेजेंटेशन ही नॉर्मल नहीं है, हम नॉर्मल का डेफिनेशन क्या देखते हैं, जिसमें बेबी का वेट प्रॉपर हो, जो पेल्विस से पास कर जाए, प्रेजेंटेशन उसका केफेलिक होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं वो नॉर्मल के क्राइटेरिया में आते हैं। तो इसमें तो पहले ही ब्रीच है, तो ये नॉर्मल के क्राइटेरिया में नहीं आता। बट वजाइनल डिलीवरी अगर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी, क्योंकि वो खुद से डिलीवर नहीं हो पाएगा, प्रोफेशनल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ कुछ चीज़ें हैं वो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पेल्विस का साइज एडिक्वेट होना चाहिए, फीटस का साइज एडिक्वेट होना चाहिए, बेबी का हेड है वो फ्लेक्स्ड होना चाहिए, ऐसा हाइपर एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए। देन ब्रीच का टाइप जो फुटलिंग और नीलिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। देन फीटल मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए कंटिन्यू, और अगर कुछ इन बिटवीन डिलीवरी अगर इमरजेंसी होता है या प्रॉब्लम होता है डिलीवर होने में, तो सिजेरियन सेक्शन के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे कोई भी सेंटर, सब सेंटर या स्मॉल सेंटर्स हैं वहाँ पर कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए ब्रीच वजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर केफेलिक प्रेजेंटेशन का ऑलरेडी हमने लेबर के पार्ट में डिस्कस कर लिया है। तो अब इसमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या होता है, डिसेंडिंग ऑफ हेड होता है, अभी डिसेंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, बटक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बटक है वो डिसेंट हो रहा है, रोटेट हो रहा है बटक ही, देन बर्थ ऑफ बटक हो रहा है, बटक का बर्थ पहले हो रहा है, देन डिलीवरी ऑफ ट्रंक हो रहा है, देन डिलीवरी ऑफ शोल्डर होगा, और लास्ट में डिलीवरी ऑफ हेड होगा। तो हम ब्रीच डिलीवरी का जो हेड आता है उसको हम बोलते हेड, डिलीवरी ऑफ हेड नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रीच में जो हेड बाहर आता है, हेड का डिलीवरी होता है, उसको हम आफ्टर कमिंग हेड बोलते हैं, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट हेड नहीं बोलते, क्योंकि हेड है वो लास्ट में आता है, इसीलिए आफ्टर कमिंग हेड बोलते हैं, ठीक है। देन कुछ कुछ मैनूवर्स हैं वो हमको ब्रीच प्रेजेंटेशन में वजाइनल डिलीवरी के टाइम पे करना होता है, क्योंकि ये असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी है, ठीक है। तो एक है पिनार्ड मैनूवर। पिनार्ड मैनूवर में क्या करते हैं, जो एक्सटेंडेड लेग होता है उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं थोड़ा सा। अब देखो एक फिंगर से क्या कर रहे हैं, ग्रॉइन के पास में एक फिंगर प्लेस कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिनार्ड मैनूवर, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका लॉसेट। तो इसमें क्या करते हैं, एक्सटेंडेड आर्म को डिलीवर करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ। अभी ये आ गया, एंटीरियर हो गया, वो नीचे हो गया, और पोस्टीरियर हो गया, वो ऊपर हो गया। तो अभी क्या करेंगे, हम एक शोल्डर को निकाल देंगे, ठीक है। जब एक शोल्डर निकल गया तो फिर से हम उसको रोटेट करेंगे और दूसरे शोल्डर की भी डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लॉसेट मैनूवर, मॉरेसॉ स्मेली वेट मैनूवर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसी को ही हम एक और चीज बोलते हैं मलार फ्लेक्शन एंड शोल्डर ट्रैक्शन। तो मलार, इसको क्या बोलते हैं, मलार, ठीक है। तो मलार में क्या करेंगे हम लोग, उसको मलार फ्लेक्शन तो नीचे की तरफ करेंगे, और शोल्डर को ट्रैक्शन मतलब ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक हेड, चिन में क्या रखा है, हेड, अपना हैंड रखा है, 2 फिंगर रखा हुआ है, और पीछे ऑक्सीपुट को सपोर्ट करते हुए उसको क्या कर रहे हैं, बेबी को ऊपर की तरफ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मलार फ्लेक्शन और शोल्डर ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, और मॉरेसॉ स्मेली वेट मैनूवर भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है बर्न मार्शल मेथड। तो बर्न मार्शल मेथड में क्या करते हैं, बेबी को हैंग होने देते हैं, ऐसा हेड के
जब पूरा ट्रंक और बॉडी बाहर आ जाता है तो उसको हेड को क्या करते हैं, हैंग होने देते हैं। उसके बाद में उसको ऊपर की तरफ लेकर मदर के एब्डोमेन में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्न मार्शल मेथड। ये भी आफ्टर कमिंग ऑफ हेड की डिलीवरी के लिए। अगर बेबी का हेड बाहर नहीं आ पाता है आफ्टर कमिंग हेड, तो उसके लिए हम फॉरसेप्स का अगर यूज़ करते हैं, कौन सा फॉरसेप्स है, पाइपर फॉरसेप्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरसेप्स डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड, ठीक है। तो ये कुछ मैनवर्स हैं जो ब्रीच प्रेजेंटेशन को असिस्ट करने के लिए हेल्पफुल हैं। तो अगर किसी की ब्रीच डिलीवरी होती है तो हमको ये सब मैनवर याद रखना है। और एक और है, वो है ग्रॉइन ट्रैक्शन। तो ग्रॉइन ट्रैक्शन में क्या होता है, जो ग्रॉइन एरिया है उसको पुल करके बाहर निकालते हैं लेग को, उसको ग्रॉइन ट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, वजाइनल बर्थ अगर करते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है पहले ही, देन बर्थ एस्फाइक्सिया हो सकता है, बर्थ ट्रॉमा हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है अगर आफ्टर कमिंग हेड का प्रॉपर डिलीवरी नहीं हुआ तो, फ्रैक्चर हो सकता है, आर्म की डिलीवरी करते टाइम ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी हो सकती है, नर्व इंजुरी हो सकती है, मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो था ऑल अबाउट ब्रीच डिलीवरी। आई होप आपको ब्रीच डिलीवरी पूरी तरह से समझ में आया होगा कि ब्रीच डिलीवरी होता क्या है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, डिलीवरी के लिए वजाइनल बर्थ पॉसिबल है कि नहीं, उसको कैसे डायग्नोज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।